Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is value chain analysis. What is value chain analysis? Value chain analysis is a process of dividing various activities of a business into primary and supportive activities and analyze them. Value chain analysis एक प्रोसेस होता है जिसमें हम और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. आइदर इट विल बी प्राइमरी एक्टिविटी और इट विल बी सपोर्टिव एक्टिविटी और उसको एज अ होल एनालाइज करते हैं, कीपिंग इन माइंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वैल्यू क्रिएशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. ये ध्यान में रखते हुए कि उनका कंट्रीब्यूशन फाइनल प्रोडक्ट में के वैल्यू को क्रिएट करने के लिए कैसा है. Suppose there are so many primary factors and secondary factors too that create value for final product. So we have to analyze those factors and then use accordingly. To do so, input consumed by the activities and output generated are studied. इसके लिए inputs जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंज्यूम किए जा रहे हैं, एक तो उनका एनालिसिस होता है और ये एक तो आउटपुट का एनालिसिस होता है जो कि हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया हुआ है, तो डिक्रीज कॉस्ट एंड इंक्रीज डिफरेंशिएशन. इसका मेन पर्पस क्या होता है? एक तो हमको कॉस्ट रिड्यूस करना होता है, डिडक्ट करना होता है, दूसरा अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होता है अपने कंपटीटर्स से. सो दीज आर द two main objectives of value chain analysis: cost reduction and differentiation. Value chain analysis is used as a tool for identifying activities within and around the firm and relate these activities to an assessment of competitive strength. वैल्यू चेन एनालिसिस एक टूल है जिससे हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं. एक फर्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको एनालाइज करते हैं जिससे कि हम एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को गेन कर सके, अपने कंपनी के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बना सके. वैल्यू चेन रिप्रेजेंट इंटरनल एक्टिविटीज अ फर्म एंगेज इन व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट. वैल्यू चेन एनालिसिस एक सारे इंटरनल एक्टिविटीज को कंप्राइज करता है जो कि एक इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक ले जाने में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, उनका एनालिसिस होता है वैल्यू चेन में. वैल्यू चेन का मेन मोटिव ये है कि हमको ऐसे एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना है, उनको एनालाइज करना है जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्रिएट करे. क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज की, सपोर्टिव एक्टिविटीज की. प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट करती हैं. सपोर्टिव एक्टिविटीज जो होती हैं इनडायरेक्टली क्रिएट करती हैं. और ये वैल्यू चेन एनालिसिस जो है ये मिचेल पोर्टर ने किया था इन 1985 में मिचेल पोर्टर ने किया था और ये इनका नाम वैल्यू चेन एनालिसिस का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा, मिचेल पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस. उन्होंने पूरे वैल्यू चेन को ये पूरा वैल्यू चेन है हमारा, ये पूरा वैल्यू चेन है. इस पूरे वैल्यू चेन को 9 एक्टिविटीज में डिवाइड किया. 9 एक्टिविटीज कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, marketing and sales, services, etc. This margin refers to profit जो कि बिजनेस को मिल रहा है. These 9 activities are interrelated with each other. While primary activities include the activities that are performed to satisfy external demand. Primary activities ये सारी primary activities हैं, जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं. ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, ये सारी सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ऑपरेशंस है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, मार्केटिंग एंड सेल है, सर्विसेज है. सपोर्टिव एक्टिविटीज 4 है: फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
technological development, procurement, etc. Secondary activities are those which are performed to satisfy internal requirement. सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जो इंटरनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है. बेसिकली जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है हमारी, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करती है टू अचीव दिस प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज को अचीव करने में, प्राइमरी गोल्स को अचीव करने में मीन्स ये पूरा जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं 5, इनको इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए सेकेंडरी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी हैं? The functions which are directly concerned with the conversion of input into output, जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली यूज किए जा रहे हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज में 2 एक्टिविटीज है. फर्स्ट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के बीच में जितने प्रोसेस हैं, जैसे फर्स्ट वन इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, देन ऑपरेशंस, देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, देन मार्केटिंग एंड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. सो बेसिकली 5 प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, जिनको कि फर्स्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने को बोला जाता है. सेकेंड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है. प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड करती हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक. इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? इट इंक्लूड रेंज ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सेट्रा. यहाँ पे रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किसकी बात हो रही है? रॉ मटेरियल की बात हो रही है. विच मेक अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑपरेशनल प्रोसेस. ऑपरेशनल प्रोसेस में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए जा रहे हैं, जितने भी रॉ मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, जितने भी प्लांट एंड मशीनरी यूज किए जा रहे हैं, वो सारी चीजों को रिसीव करना, प्रॉपर जगह से लेना, स्टोर करना, उसके बाद अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आती हैं. Some of those activities are material handling, transportation, stock control, etc. इन एक्टिविटीज में आते हैं मटेरियल हैंडलिंग, रॉ मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना है, उस स्टॉक को कंट्रोल कैसे करना है, कब कितने स्टॉक की जरूरत है, कब स्टॉक रीऑर्डर करना है, ये सारी चीजें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आती हैं. और नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी इज ऑपरेशनल एक्टिविटी. ऑपरेशनल एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट. जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है इन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है. इसमें आती है मशीनिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग. ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के एग्जांपल हैं, जिसमें मशीनिंग आती है. असेंबलिंग मतलब असेंबल करना आता है, जब कंप्यूटर बन रहा होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया जाता है. कार मैन्युफैक्चरिंग में कार के डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया जाता है. पैकेजिंग, ये सारी एक्टिविटीज ऑपरेशनल एक्टिविटीज के पार्ट है. थर्ड प्राइमरी एक्टिविटीज इन आउटबाउंड लॉजिस्टिक. आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? इस जैसे नाम से सजेस्टेड है, दैट हेल्प इन कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर इन आउटबाउंड लॉजिस्टिक. हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में रॉ मटेरियल के हैंडलिंग की बात करते हैं, जबकि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में अपने फाइनल प्रोडक्ट की हैंडलिंग की बात करते हैं. कैसे हम अपना फाइनल प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीजें आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती हैं. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग एंड सेल्स. अभी तक हमने ये जो देखा, ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पार्ट्स हैं. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ये सब सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है. जबकि ये मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में आते हैं. सो आवर फोर्थ प्राइमरी एक्टिविटीज मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स में ये वो सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं टू मेक द कस्टमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस. जो कि जो बनाए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग हम क्यों करते हैं? जिससे कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने एंड क्रिएट डिमांड फॉर इट, और अपने प्रोडक्ट के डिमांड को क्रिएट करने के लिए.
इट कम्स अंडर, ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। फिफ्थ प्राइमरी एक्टिविटी इज सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर so as to improve or maintain the value for the product। सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज आती हैं जो कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। हमने एक लैपटॉप खरीदा लिनोवो का, सपोज, इसका वैल्यू क्रिएशन किससे होगा? अगर इसकी सर्विसिंग बढ़िया है, फ्यूचर में गारंटीड पीरियड में इसमें कोई प्रॉब्लम होती है और हम उसके सर्विस सेंटर में जाते हैं, उनका जो सर्विसिंग रेट होगा वो ऑल्सो इस प्रोडक्ट के लिए, इस लिनोवो लैपटॉप के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। इट इंक्लूड फिनेंसिंग सर्विसेज, इसमें फिनेंसिंग सर्विसेज भी आती हैं। आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो मैंने एग्जांपल दिया, ये आफ्टर सेल्स सर्विस का एग्जांपल था। फिनेंसिंग सर्विस, अगर आप कार लेने जाते हो, अगर वो आपको फिनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको फिनेंसिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, so that will also create value for your product and it will be primary activity. Next one is supportive activity or secondary activities, those activities which assist primary activities। जैसा कि मैंने बताया, सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट करती हैं इन अकम्प्लिशमेंट, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको प्राइमरी एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए सेकेंडरी एक्टिविटीज यूज हो रही हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं प्रोक्योरमेंट, दीज एक्टिविटीज सर्व द ऑर्गेनाइजेशन बाय सप्लाइंग all the necessary inputs like material, machinery or other consumable item that required by organization for performing primary activities। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सप्लाई करना सारे नेसेसरी इनपुट्स, जैसे कि मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, या फिर अदर कंज्यूमेबल आइटम जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते टाइम जरूरत पड़ रही है, जिनकी नेसेसिटी है, उनको प्रोक्योर करना, उनको प्राप्त करना प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्टिव एक्टिविटी में प्रोक्योरमेंट के अंदर आती है। Our second supportive activity is technological development। At present, technological development require huge investment। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर हमको करना है अपनी कंपनी के अंदर, इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हमको R&D करनी होती है और R&D के बेसिस पे हम टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं। विच टेक ईयर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि सालों लग जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में। हाउएवर इट इज बेनिफिशियल, इट्स बेनिफिट कैन बी एंजॉयड फॉर सेवरल ईयर। हालांकि इसके रिसर्च R&D एक्सपेंडिचर्स बहुत होते हैं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अगर हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, वो फ्यूचर में कई सालों तक, सेवरल ईयर्स, इट मीन्स कई सालों तक हमको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइमरी एक्टिविटी है? ऑपरेशनल एक्टिविटी में कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूज हो रहा है? It is most common plus important activity which excel all primary activities of the organization। Although ये most important activity है, because if our human resources will not be efficient, तो हमारी कोई भी एक्टिविटी efficient नहीं होगी और उसका प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं मिल पाएगा। सो हमारे ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, उनका efficient होना बहुत जरूरी है। Although it is secondary activity, but it has huge impact on primary activities। It encompasses overseeing the selection, retention, promotion, transfer, appraisal and dismissal of staff। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आते हैं? सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्रमोटिंग, ट्रांसफर करना उनको, उनका अप्रेजल करना, डिसमिसल करना मतलब निकाल देना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में कैसे आता है? इट इज द मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैनेजमेंट का सिस्टम होता है विच प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंक्लूड इसमें आते हैं प्लानिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं।
वाई वी डू वैल्यू चेन एनालिसिस, हम वैल्यू चेन एनालिसिस करते क्यों हैं? वैल्यू चेन एनालिसिस हमने पढ़ लिया, मिचेल पोर्टन ने 1985 में दिया था, जिसके फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। इसमें प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं और सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स मतलब सपोर्टिव फैक्टर्स जो रहते हैं वो प्राइमरी फैक्टर्स की हेल्प करते हैं। अभी हमको जानना है कि इसको हम करते क्यों हैं। इन द फास्ट पेस्ड वर्ल्ड द मेन फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इस वर्ल्ड में, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इस ग्लोबल जहाँ पे सारी चीजें ग्लोबलाइज्ड हो रही हैं, ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन हमारा बढ़ रहा है, वहाँ पे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वैल्यू चेन एनालिसिस इज द टेक्निक दैट हेल्प टू अटेन दैट लेवल। और वैल्यू चेन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को अटेन करने में हेल्प करता है। अंडर दिस ईच बिजनेस एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज इसेंशियल। इसके अंदर हमने बिजनेस एक्टिविटीज को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बता दी। जब हम सब सारी चीजों की इंपॉर्टेंस इंडिविजुअली जान रहे होते हैं तो उनका इसेंशियल होना, उनकी जरूरत हमको समझ में आती है कि कौन सी एक्टिविटी की कितनी जरूरत है। विच कॉन्ट्रीब्यूट्स वैल्यू, जो सारी वैल्यू क्रिएट करती हैं, एंड इज कॉन्स्टेंटली एनालाइज। और वैल्यू चेन एनालिसिस के द्वारा हम उसको कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहे होते हैं टू इंक्रीज वैल्यू एज रिगार्ड टू कॉस्ट इनकर्ड। वैल्यू क्रिएट करने के लिए जितना हमारा कॉस्ट आ रहा है किसी चीज के प्रोडक्शन में, उसकी उतनी हमको वैल्यू मिल रही है कि नहीं, उसके लिए हम वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनका इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं। जब हम इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं तो उनके इसेंशियल्स का पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी नेसेसिटी है, उसकी किस फैक्टर में उसकी नेसेसिटी है। सो दैट्स व्हाई वी डू वैल्यू चेन एनालिसिस। यूजिंग वैल्यू चेन एनालिसिस, हम वैल्यू चेन एनालिसिस का यूज कैसे करते हैं। दे आर टू डिफरेंट अप्रोच, दो डिफरेंट अप्रोच है ऑन हाउ टू परफॉर्म दिस एनालिसिस। कैसे ये एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं, विच डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज अ कंपनी वांट टू क्रिएट। हमने वैल्यू चेन एनालिसिस तो कर लिया, अब हम वैल्यू चेन एनालिसिस का यूज कैसे करेंगे। ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कॉस्ट के लिए कर सकते हैं या तो डिफरेंशिएशन के लिए कर सकते हैं। कॉस्ट एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं, अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस करें। डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, अगर हम अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर्स से अलग करें। सो वैल्यू चेन एनालिसिस का मेन दो ही पर्पस है, या तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट एडवांटेज लेने के लिए, और डिफरेंशिएशन एडवांटेज लेने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड कॉस्ट एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन एडवांटेज इन मोर डिटेल। Cost advantage. This approach is used when organizations try to compete on cost and want to understand the source of their cost advantage or disadvantage and what factors drive those costs. इस cost advantage में हम क्या कहते हैं कि हम as an organization हम try करते हैं कि हम अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझ सके, जिससे कि हम अपने सोर्सेस ऑफ कॉस्ट समझ सके, कहाँ कहाँ से हमारा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ सके कि किस फैक्टर से हमारा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है और उनके कौन कौन से एडवांटेज है। वो कॉस्ट जो इनकर्ड हो रहा है वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि वो हमारे लिए एडवांटेज क्रिएट करे। जैसे कि अमेजोन का एग्जाम्पल लेते हैं, वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्ड का लेते हैं, टोयोटा का लेते हैं। इन सारी कंपनीज में एक चीज तो कॉमन है, इन सारी कंपनीज ने कॉस्ट एडवांटेज गेन किया हुआ है। उन्होंने अपने कॉस्ट को इतना रिड्यूस किया है कि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर इनके कंपटीशन में सस्टेन कर ही नहीं सकता है। इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है। अमेजोन आज भी, अमेजोन का जो फाउंडर है जेफ बेजोस, आज भी रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड का। रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसने कॉस्ट एडवांटेज को समझा, उसने मार्केट नीड को समझा। मार्केट नीड क्या है, प्राइस जितनी कम होगी उतना ज्यादा आपका सामान बिकेगा।
सो उन्होंने अपने कॉस्ट को रिड्यूस किया। उसने फर्स्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, दैट इज कॉस्ट एडवांटेज, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना। सेम वॉलमार्ट ने भी किया। वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट आज लगभग 100+ कंट्रीज में वर्क कर रहा है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इट इज इन टॉप 3 रिचेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। वॉलमार्ट का भी यही फंडा है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है बहुत चीप हैं, मैक्सिमम के बहुत चीप हैं, जिनके कंपटीशन में कोई भी कंपटीटर आ नहीं सकता है। मैकडोनल्ड ने भी यही किया। ह्यूज प्रोडक्ट सीरीज, उसने अपने प्रोडक्ट की सीरीज बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा, और कॉस्ट एडवांटेज इतना गेन कर दिया है कि उनके प्राइस पे कोई और मार्केट में वो प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता है। यही चीज फोर्ड और टोयोटा ने भी किया है। कॉस्ट एडवांटेज गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई फर्म्स प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज। जैसा कि हम वैल्यू चेन एनालिसिस में कर रहे हैं, ये भी वैल्यू चेन एनालिसिस ही है। हम फर्म्स की प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को, सपोर्टिव एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। Establish the relative importance of each activity। रिलेटिव इम्पोर्टेंस देखते हैं कि किस एक्टिविटी का कितना इम्पोर्टेंट है और ये पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में कितना, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट में कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटीज में एक कॉस्ट ड्राइवर होता है जिसकी वजह से कॉस्ट मेनली इनकर्ड होता है। जिन भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में कॉस्ट सबसे ज्यादा अकर्ड हो रहा है, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। आइडेंटिफाई लिंक्स बिटवीन दीज एक्टिविटीज। उन सारी एक्टिविटीज को लिंकअप करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करने पे कितने कॉस्ट इनकर्ड हो रहे हैं, उनको अगर हम एक साथ परफॉर्म करेंगे तो कितना होगा, बिकॉज 1 + 1 = 3। बिजनेस में ये रूल चलता है, अगर आप इंडिविजुअली सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो दैट विल कॉस्ट हायर रादर देन अगर हम सारी एक्टिविटीज को कंबाइन करके ऑपरेट करते हैं। देन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। जब हम सारी एक्टिविटीज को लिंक कर देंगे तो हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर सेकेंड अप्रोच, दैट इज डिफरेंशिएशन एडवांटेज अप्रोच। द फर्म दैट स्ट्राइव टू क्रिएट सुपीरियर प्रोडक्ट और सर्विस यूज डिफरेंशिएशन एडवांटेज प्रोडक्ट। जो भी फर्म एक अपने प्रोडक्ट्स को और सुपीरियर बनाना चाहता है कंपटीटर्स से, वो डिफरेंशिएशन अप्रोच यूज करते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया, सैमसंग हो गया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्टारबक्स हो गया। ये सारी कंपनीज कैसे डिफर करती हैं, इनके मार्केट शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा कि हमने कॉस्ट एडवांटेज में देखा, इनके मार्केट शेयर्स बहुत हाई होते हैं, जबकि एप्पल के मार्केट शेयर बहुत ज्यादा नहीं है। इसने बस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है। इन्होंने प्रोडक्ट को एक अलग सेगमेंट में ही स्टैब्लिश कर दिया है जो मार्केट शेयर पे फोकस नहीं करते। हमको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं बढ़ाने हैं, बस हमको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करनी है, उस अपने ब्रांड का इमेज बनाना है इस मार्केट में। इसके लिए क्या करते हैं, ये बेसिकली उनके लिए होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर कैटेगरी में डालना चाह रहे होते हैं, नॉट फॉर बेसिक पीपल। इट इज जस्ट लाइक ब्रांड सिंबल। स्टारबक्स की कॉफीज भी होती हैं, नॉर्मल कॉफी भी हम पी सकते हैं, स्टारबक्स की भी पीते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस खैर क्वालिटी में तो है, बट कॉफी तो कॉफी है। स्टिल स्टारबक्स ने अपने को निच मार्केट में फोकस किया है। निच मार्केट उनका क्या है, बहुत ही हाई इनकम वाले लोगों को फोकस्ड किया है। डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस के स्ट्रेटजीज क्या है, आइडेंटिफाई द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज। कस्टमर की वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना। इवेल्युएट द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग कस्टमर वैल्यू। सारी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करना जो कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करे। देन आइडेंटिफाई बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन, और लास्ट में ऐसा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज करना जो कि लॉन्ग रन में सस्टेन करे। हमने एक बार तो डिफरेंशिएशन कर दिया, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई कर दिया, सपोज अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई कर दी, बट अगर हमारे मार्केट शेयर मार्केट में बढ़ ही नहीं रहे हैं, so that will not be sustainable for our business. Our business will no longer get profit from it. So we have to make best sustainable differentiation. Understanding value chain analysis. Value chain analysis क्या है,
Although primary activities add values directly to the production process, they are not necessarily more important than supportive activities. ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एक्टिविटीज डायरेक्ट वैल्यू क्रिएट कर रही है हमारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए तो इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और सपोर्टिव एक्टिविटीज इनडायरेक्टली क्रिएट कर रही है तो इनकी कम है। ऐसा नहीं है, दोनों एक्टिविटीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और किसी को भी हम ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते हैं। Nowadays, competitive advantage mainly derive from technological improvement और innovation in business models और process। आजकल competitive advantage जो mainly gain किए जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, अगर हम हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड है, इनोवेटिव है, वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं। देयरफॉर सच सपोर्टिव एक्टिविटीज सच एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, R&D, जनरल मैनेजमेंट आर यूजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर डिफरेंशिएशन एडवांटेज। जब हम डिफरेंशिएशन एडवांटेज का यूज करते हैं, मोस्टली हम ये समझ सकते हैं कि जो हम डिफरेंशिएशन एडवांटेज की बात करते हैं वहाँ पे सपोर्टिव एक्टिविटीज की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है रादर देन प्राइमरी एक्टिविटीज के। बट जो हम कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे हैं वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑब्वियसली हेल्प कर रही हैं, बिकॉज अगर हमारे पास टेक्नोलॉजीज अच्छे हैं तो हम उसका कॉस्ट रिडक्शन में यूज कर सकते हैं। बट मोर इम्फेसिस वो होता है वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज का, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड और फिनिश गुड को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। सो ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है कॉस्ट रिडक्शन में। ऑन द अदर हैंड, प्राइमरी एक्टिविटीज आर यूजुअली द सोर्स ऑफ कॉस्ट एडवांटेज। प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा यूज होती हैं कॉस्ट एडवांटेज गेन करने में, वेयर कॉस्ट कैन इजिली आइडेंटिफाई फॉर ईच एक्टिविटी एंड प्रॉपरली मैनेज्ड। जहाँ पे कॉस्ट, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनको प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ अबव डिस्कशन। मिचेल पोर्टर ने 1985 में वैल्यू चेन एनालिसिस दिया का मॉडल दिया। वैल्यू चेन एनालिसिस का मॉडल क्या कहता है कि सारी एक्टिविटीज को इन 9 एक्टिविटीज में डिवाइड कर देना है। 9 एक्टिविटीज में फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देन प्रोक्योरमेंट, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर सर्विसेज एक्सेट्रा। ये सारी 9 एक्टिविटीज में मिचेल पोर्टर ने इसको कैटेगराइज कर दिया प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो एक्टिविटीज हैं, जो ये 5 एक्टिविटीज हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, जबकि ये जो 4 एक्टिविटीज हैं ये सेकेंडरी एक्टिविटीज या सपोर्टिव एक्टिविटी हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन नटसेल अबाउट दीज एक्टिविटीज। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बताता है? फर्म रिपोर्टिंग प्रैक्टिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी, यूज ऑफ लॉबिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बताती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है? ट्रेनिंग आता है, वर्किंग कंडीशन आता है, डाइवर्सिटी आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर एडवांटेज आता है, बोनस पॉलिसीज आती हैं, ले ऑफ के प्रोसीजर्स आते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या आते हैं? यूनिवर्सिटी रिलेशन, लुकिंग फॉर इथिकल प्रैक्टिस, सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिसेबल मटेरियल्स, रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ही वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है। देन प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज में आता है प्रैक्टिस रिलेटेड टू परचेजिंग प्रैक्टिस एंड चूजिंग सप्लायर्स को चूज करने में, परचेजिंग प्रैक्टिस लाने में, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने में, यूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को यूज करने में, ये सारी चीजें प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज में आती हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करें, इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट, अपने रॉ मटेरियल को कहाँ से ला रहे हैं, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज में क्या आती हैं? अपने रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, दैट इज ऑपरेशनल एक्टिविटीज। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में
जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है उसको कस्टमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, आइदर इट विल बी एडवर्टाइजमेंट और आइदर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, इट ऑल विल कम अंडर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स जो कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में हेल्प कर रहा है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। वो हमने फाइनल प्रोडक्ट तो बना लिया, उसका स्टॉक कब रखना है, कितना रखना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें आउटबाउंड में आती हैं। मार्केटिंग और सेल्स की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट तक हमारे प्रोडक्ट के अवेयरनेस कस्टमर्स तक कैसे पहुंचानी है, उसका डिमांड कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। देन कस्टमर सर्विस, दिस इज द लास्ट फैक्टर। कस्टमर सर्विस में क्या होता है, हमने एक बार प्रोडक्ट तो सेल कर दिया, उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाता है अगर उसकी सर्विसेज बढ़िया हो। यहाँ पे हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो पोस्ट परचेज सर्विसेज है। हमने कोई सामान खरीदा, उसकी सर्विसेज बाद में उसके वारंटी पीरियड में या आफ्टर वारंटी पीरियड में जो भी कंपनीज के द्वारा हमको दी जा रही है, दैट इज कस्टमर सर्विस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड।